एक गांव में नाहर नाम का एक आदमी रहता था जो दिखने में बहुत ही बदसूरत था। इसलिए उसका चेहरा हमेशा रोता हुआ ही नजर आता। उसके सिर पे बाल भी बहुत कम थे और जो थे वो भी अजीब और रंगीले थे। गांव के सभी लोग उससे दूर भागते थे। गांव के छोटे बच्चे उस पर हंसते और उसका मजाक उड़ाते थे। इस बात का नाहर को बहुत बुरा लगता था। एक रात नाहर अपने घर में आईने के सामने खड़ा होकर खुद के चेहरे को घूर रहा था। वो बहुत गुस्से में लग रहा था और अचानक अपने आप से आईने में बात करने लगा। कितने बदसूरत हो तुम। तुम्हारा चेहरा कितना उदास और दुखी है। इसलिए गांव का कोई भी आदमी तुम्हें पसंद नहीं करता। तुम्हें इस चेहरे को बदलना होगा। इस गंदे चेहरे पर तुम्हें दूसरा चेहरा पहनना होगा। एक हंसता हुआ और खुश चेहरा जो सबको पसंद आए। नाहर ने सामने रखे लाल रंग को उठाया और उससे अपने मुंह पर रंग लगाने लगा। उसने उस लाल रंग से अपने मुंह के दोनों तरफ एक बड़ी सी स्माइल बनाई। अपने आंसू छिपाने के लिए उसने अपने पूरे चेहरे पर सफेद रंग लगाया और आंखों के इर्द गिर्द काला रंग लगा दिया। थोड़ी ही देर में उसका चेहरा एक क्लाउन की तरह लगने लगा। नाहर खुद का चेहरा आईने में देखकर बहुत खुश हुआ, क्योंकि अब उसका चेहरा बिल्कुल बदल चुका था और उसका असली उदास और बदसूरत चेहरा उस क्लाउन के मेकअप के नीचे छिप गया था। मेरा उदास चेहरा तो खुश हो गया। आज के बाद कोई भी आदमी मुझे देखकर दूर नहीं भागेगा। छोटे बच्चे मुझ पर नहीं हंसेंगे, पर गांव में मेरे जैसे और भी लोग होंगे जो अपने चेहरे को पसंद नहीं करते। मुझे उनकी भी मदद करनी चाहिए। उनको भी नया चेहरा देना चाहिए। नाहर ने लाल रंग उठाया और अपनी जेब में रखकर बाहर जाने के लिए निकला। वो जब गांव में आया तो उसे अपने आसपास कोई भी नजर नहीं आ रहा था। नाहर ने पूरे गांव में किसी उदास और दुखी आदमी को ढूंढा, पर उसे कोई नहीं मिला। आखिर में वो खुद उदास होकर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। थोड़ी देर बाद अचानक नाहर को पेड़ के पीछे से किसी के सिसकने की आवाज आने लगी। उसने पेड़ के पीछे जाकर देखा तो एक जवान लड़का अकेला बैठा रो रहा था। नाहर उसके पास गया और उसे पूछने लगा, क्या हुआ? तुम रो क्यों रहे हो? उस लड़के ने कुछ जवाब नहीं दिया, बस रोता रहा। नाहर उसके बगल में बैठ गया और फिर से उसने पूछा, क्या नाम है तुम्हारा और इतना क्यों रो रहे हो? उस लड़के ने रोते रोते जवाब दिया, मेरा नाम हरीश है। मुझे मेरे मालिक ने काम से निकाल दिया है, इसीलिए मैं रो रहा हूँ। अरे उदास मत हो। जब तुम रोते हो तो तुम्हारा चेहरा बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तुम रोना बंद करो और अपने चेहरे पर मुस्कान लाओ। रुको, मैं ही तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट लाता हूँ। उसने नाहर के हाथ को झटका और उसकी वजह से वो लाल रंग नीचे गिर गया। आप ये क्या कर रहे हो? मुझे अकेला छोड़ दीजिए, जाइए यहाँ से। हरीश की ये बात सुनकर नाहर को बहुत बुरा लगा और उसकी आंखों में अब खून उतर आया। नाहर गुस्से से हरीश की तरफ देखने लगा। गुस्से में उसका क्लाउन वाला चेहरा और भी खूंखार लग रहा था। नाहर का वो रूप देखकर हरीश डर गया। हरीश वहां से भागने के लिए उठा, पर नाहर ने उसका हाथ पकड़कर उसे वहीं रोक लिया। हरीश अब और भी डर गया। तुमने मेरे लाल रंग को खराब कर दिया, पर कोई बात नहीं।
मैं तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट ला कर रहूंगा। नाहर ने अपनी जेब से एक छोटा सा चाकू निकाला और हरीश के सामने उसे हिलाने लगा। हरीश उस चाकू को देखकर बहुत डर गया और नाहर के सामने गिड़गिड़ाने लगा। मुझे जाने दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुमने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा। मैं तो बस तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। अगर तुम खुश नहीं रहोगे तो ये गांव वाले मेरी तरह तुम्हारा भी मजाक उड़ाएंगे। आओ, मेरे पास आओ। नाहर ने उस चाकू को हरीश के मुंह में डाल दिया और उसके गाल को काटने लगा। जैसे ही नाहर ने गाल को अंदर से काटना शुरू कर दिया, हरीश के मुंह से खून बहने लगा और वो जोर जोर से चीखने लगा। नाहर ने दूसरे गाल को भी काटना शुरू कर दिया। हरीश दर्द के मारे तड़प रहा था। दोनों गाल काटने के बाद नाहर ने चाकू को बाहर निकाला और उस पर लगा वो खून अपने कपड़ों से साफ करने लगा। हरीश का चेहरा बेहद बदसूरत और डरावना लग रहा था। उसके मुंह पर एक स्माइल जैसी खून से रेखा बन गई थी। वो रो रहा था। हरीश की उस खून भरी मुस्कुराहट को देखकर नाहर जोर जोर से हंसने लगा। हंसता हुआ उसका क्लाउन फेस और भी भयानक लग रहा था। पर हंसते हंसते अचानक नाहर की नजर हरीश की आंखों पर पड़ी। तुम रो क्यों रहे हो? तुम्हारा चेहरा देखो, कितना खुश लग रहा है। अब ये हमेशा के लिए ऐसा ही रहेगा। तुम इसे कभी भी मिटा नहीं पाओगे। हरीश ने कुछ कहने की कोशिश की, पर मुंह के कटने की वजह से वो कुछ बोल नहीं पाया और वैसे ही मुंह को पकड़कर रोता रहा। हरीश को अब भी रोता देख नाहर को गुस्सा आ रहा था। तुम रोना बंद करो। तुम्हारे आंसू देखकर मुझे तकलीफ हो रही है। हरीश रोए ही जा रहा था। सहन ना होकर नाहर तेजी से आगे बढ़ा और वो चाकू लेकर हरीश के दोनों आंखों में घुसा दिया। हरीश की एक जोरदार चीख निकली और वो जमीन पर गिर गया। नाहर खूनी नजरों से उसकी तरफ देखकर कहने लगा, अब तुम्हारी आंखों से कभी भी आंसू नहीं निकलेंगे और तुम हमेशा के लिए खुश रहोगे। अब तुम आराम से सो जाओ। नाहर ने अपने क्लाउन फेस से एक बार हरीश की तरफ देखा और उसे वहीं मरने के लिए छोड़कर वो वहां से चला गया। मुझे दूसरों को भी हंसाना है। अब मैं जाता हूं। उस रात से बहुत से लोग उस क्लाउन फेस नाहर के हाथों मरने लगे। जिस किसी को भी वो दुख में देखता, उसका अंजाम हरीश की तरह ही होता। इसलिए गांव के लोगों ने रात को बाहर निकलना बंद कर दिया। पूरे गांव में एक तनाव और डर का माहौल फैल चुका था। एक रात नाहर चाकू लेकर जब गांव में घूम रहा था, तब मदन अपनी साइकिल पर वहां से गुजर रहा था। अचानक उसकी साइकिल फिसल गई और वो नीचे गिर गया। मदन को दर्द में देखकर नाहर उसके पास गया। नाहर और उसके क्लाउन के मेकअप को देखकर मदन डर गया। नाहर ने चाकू निकाला और जोर जोर से हंसने लगा। तुम बहुत तकलीफ में लग रहे हो। आओ, मैं तुम्हारी तकलीफ कम कर देता हूँ। नहीं, दूर रहो मुझसे। नाहर धीरे धीरे मदन के नजदीक बढ़ रहा था। मदन भी डर के मारे पीछे जा रहा था। पीछे जाते जाते अचानक मदन के हाथों को एक लोहे का सलिया लगा। उसने चुपके से वो उठा लिया
और नाहर के नजदीक आते ही उसने नाहर के पेट में उस सलिए को घुसा दिया। नाहर दर्द के मारे जोर से चिल्लाया, पर थोड़ी ही देर में अचानक वो शांत हो गया। मदन ये देखकर डर गया, क्योंकि नाहर के पेट से बिल्कुल भी खून नहीं बह रहा था और वो जिंदा था। मदन ने वो सलिया निकालकर उसकी छाती में घुसाया, पर फिर भी नाहर का एक बूंद भी खून नहीं निकला। नाहर भी ये देखकर जोर जोर से भयानक हंसी हंस रहा था। मदन ने छाती से उस सलिए को बाहर निकाला और खुद उठकर खड़ा हो गया। वो बहुत डरा हुआ था, पर फिर भी उसने आखिरी वार करने के लिए सलिए को नाहर के मुंह में घुसा दिया। सलिया नाहर के गालों के दोनों तरफ से बाहर निकला और उसकी हंसी अचानक से रुक गई। नाहर नीचे गिर गया और उसका चेहरा पूरी तरह से सफेद पड़ने लगा। थोड़ी ही देर में नाहर की और उसके अंदर के क्लाउन की मौत हो गई और पूरा गांव रात के समय भय मुक्त होकर घूमने लगा। नाहर के मरने के बाद गांव में कोई भी इंसान किसी बदसूरत इंसान को चिढ़ाने और उस पर हंसने से पहले 10 बार सोचने लगे। हमें भी किसी के व्यंग का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। राहुल एक 16 साल का लड़का अपने कमरे के बेड पर बैठा हुआ है। कमरे की दीवार पर पबजी का पोस्टर लगा हुआ है। राहुल अपने मोबाइल में पबजी खेल रहा है। तभी उसे किचन में काम कर रही माँ की आवाज आती है। ये पबजी की दुनिया से बाहर आओ और देखो असली दुनिया में क्या क्या हो रहा है। स्कूल से लगातार तुम्हारे स्टडी की खराब रिपोर्ट आ रही है। बंद करो पबजी और स्टडी करो। राहुल माँ की बातों को अनदेखा करते हुए, माँ, पबजी की दुनिया में जो मजा है वो इस दुनिया में कहाँ। रुक जाओ 10 मिनट, फिर करता हूँ स्टडी। तभी राहुल के मोबाइल पर एक मैसेज दिखता है और फ्लैश होता है, पबजी बैंड इन इंडिया। राहुल के चेहरे पर हैरानियत और नाराजगी भी। हे भगवान, अब मैं कैसे जीऊंगा? मेरी तो दुनिया ही खत्म हो गई। राहुल अपना मोबाइल बेड पर फ्रस्ट्रेशन से फेंकता है। अचानक से कमरे की लाइट शुरू बंद होने लगती है। राहुल की आंखों में डर दिखाई दे रहा है। किचन में भी लाइट शुरू बंद होने लगती है। माँ भी थोड़ी डर सी जाती है, लेकिन हिम्मत जुटाकर कहती है, राहुल जरा चेक करो तो क्या हो रहा है। लगता है फ्यूज में फिर से प्रॉब्लम आ रही है। माँ को राहुल के कमरे से कुछ बहुत जोरों की गड़गड़ाने की आवाज आ रही है। माँ जल्दबाजी में राहुल के कमरे की ओर जाती है और दरवाजा खटखटाती है। राहुल, दरवाजा खोलो। दरवाजा खुलता नहीं है। माँ जोर देकर दरवाजा खोलती है और अंदर जाती है, लेकिन उसे राहुल दिखाई नहीं दे रहा है। माँ घबरा जाती है। राहुल, राहुल। एक घने जंगल में राहुल को होश आता है। राहुल चारों ओर चौंक कर देख रहा है। चेहरे पर थोड़ा डर और आश्चर्य है। मैं यहाँ कैसे आया? इतना घना जंगल। माँ कहाँ है? माँ, माँ। तभी उसे कुछ गुरगुराने की आवाज आती है। राहुल पलटकर देखता है तो सामने उसे एक बलशाली आदमी, जो कि आर्मी की पैंट पहने हुए और राहुल की तरफ बढ़ रहा है। राहुल चिल्लाता है और वहाँ से भाग जाता है और एक पेड़ के पीछे छिप जाता है। राहुल की सांसें फूल रही है। वो पेड़ की आड़ में झांक कर पीछे देखता है तो उसे वही आर्मी मैन उसकी तरफ आते हुए दिखता है, जैसे वो सिर्फ राहुल को मारना ही चाहता है। उसके चेहरे पर लगी वॉर पेंट और गुस्सेल चेहरा दिखाई दे रहा है। कौन है ये आदमी और मेरी जान का दुश्मन क्यों बना बैठा है ये? मैंने ऐसा क्या किया? हे भगवान, मुझे बचाओ इससे प्लीज। तभी राहुल को एक लड़की की आवाज सुनाई देती है। कहाँ हो तुम? हमें नए प्लेयर्स के लिए रेडी होना चाहिए। चलो।
वो आर्मी मैन गुर्राता है और वहाँ से चल देता है। राहुल को थोड़ी तसल्ली मिलती है, उसके चेहरे पर सुकून है और वो एक लंबी सांस लेता है। राहुल जंगल में चल रहा है और वो देखता है कि दूर एक कुटिया के दरवाजे से छनकर एक रोशनी आ रही है। गौर से देखने पर उसे कुटिया के ऊपर पबजी का झंडा भी दिखाई दे रहा है। राहुल उस तरफ डरते हुए बढ़ता है। हेलो, कोई है अंदर? मुझे मदद चाहिए। कुटिया का दरवाजा आहिस्ता से खुलता है। अंदर एक खूबसूरत सी लड़की पबजी के कपड़े पहने हुए एक मनमोहक हंसी के साथ राहुल का स्वागत कर रही है। राहुल देखता है कि उसके कपड़े पर बैज है जिस पर लिखा हुआ है सारा पबजी गाइड। राहुल आश्चर्य से देखते हुए पूछता है, तुम्हें पता है मैं कौन हूँ और ये सब क्या हो रहा है? सारा उसे सारा मामला बता रही है। राहुल के चेहरे की हवाइयाँ उड़ी हुई है। वो थोड़ा तिलमिलाते हुए कहता है, इसमें मेरा क्या कसूर है? मुझे यहाँ से जाने दो प्लीज। सारा के चेहरे पर एक रहस्यमयी हंसी है और फिर राहुल की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। सारा और बाकी खिलाड़ी राहुल को बैटल ग्राउंड पर ट्रेन कर रहे हैं। वो उसे दौड़ लगवा रहे हैं, जंप, शूटिंग, हैंड कॉम्बैट एंडी के साथ करवा रहे हैं। एंडी एक बलशाली इंसान है। राहुल को थोड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, पर धीरे धीरे वो एक अच्छा खिलाड़ी बनता जा रहा है। राहुल थका हुआ है पर जोश में दिखाई दे रहा है। हाँ, मैं और मेहनत करूँगा। और अब युद्ध का दिन आ गया है। सभी प्लेयर्स युद्ध भूमि पर आ गए हैं। एंडी और सारा भी वहीं पर है। वो राहुल की तरफ देखकर मुस्कुरा रहे हैं। तभी जमीन थर्राने लगती है और जमीन दो हिस्सों में पानी से बट जाती है। सभी लोग बिखर जाते हैं। सारा चिल्लाकर राहुल को सूचित करती है। राहुल युद्ध भूमि पर अपनी एक नजर डालता है और थोड़ा असहज लग रहा है, पर उसके चेहरे पर एक आत्मविश्वास दिखाई दे रहा है। वो हथियार और सप्लाईज इकट्ठा करता है। युद्ध शुरू हो जाता है। राहुल एक पेड़ के पीछे दुश्मन की ताक में छिपा बैठा है। लोगों की चीखें और गन शॉट्स सुनाई दे रहे हैं। राहुल मैप चेक करता है और देखता है कि सिर्फ 10 सर्वाइवर ही बचे हैं। हमें उसका आत्मविश्वास उसके चेहरे पर दिखाई दे रहा है। मुझे ये जंग जीतनी ही होगी। मुझे घर वापस जाना है। मैं जीतूंगा। तभी नरेटर की आवाज आती है। राहुल सुन रहा है। अभी तो 20 मिनट भी नहीं हुए हैं, जल्दी खत्म कर दो। ठीक है भैया, लास्ट सीन में फिनिश कर देता हूँ। फाइनल सर्कल में सिर्फ राहुल और एंडी बचे हुए हैं। दोनों एक दूसरे को देखते हैं। युद्ध अपने उच्चतम शिखर पर पहुंच चुका है। आखिर में राहुल एंडी को हराकर जीत जाता है और अनाउंसमेंट होती है, विनर विनर चिकन डिनर। हे, मैं जीत गया। ये धीरे धीरे उसकी आंखें खुलती है। वो उठकर बैठता है। बगल में रखे पानी के ग्लास से वो पानी पीता है, थोड़ा संभालता है। राहुल सोच में डूबा हुआ है और अपने आप से कहता है, अरे यार, ये सपना था कि हकीकत? राहुल पबजी के पोस्टर की ओर देखता है और अपना मोबाइल उठाकर उसमें से पबजी ऐप अनइंस्टॉल करता है। अपने कमरे से निकलकर अपनी माँ के पास जाता है। माँ को हग करता है। माँ उसे देखकर मुस्कुरा रही है और राहुल भी हंस रहा है। माँ उसके बालों को संवारती है। सॉरी माँ, आज से मैं आपके साथ टाइम ज्यादा स्पेंड करूँगा। पबजी को अपना राम राम। राहुल और माँ ठहाका मारकर हंसने लगते हैं। सूखा पड़ने के कारण एक गांव पूरी तरह से बर्बाद हो गया। उस गांव में एक भी इंसान जिंदा नहीं बचा। गांव को पानी देने वाला पुराना कुआं भी सूख चुका था। एक रात उस कुएं के अंदर से रोने की आवाज आने लगी। कुएं के अंदर एक चुड़ैल अपनी आखिरी सांस ले रही थी और उसने कुछ ही पल पहले एक बच्चे को जन्म दिया था। वो बच्चा भूख से रो रहा था। पर चुड़ैल उसे दूध नहीं पिला सकती थी, क्योंकि भूख के कारण
वो मरने वाली थी। उसने अपने बच्चे को ऊपर उठाया और पूरा जोर लगाकर कुएं के बाहर फेंक दिया। वो बच्चा कुएं के बाहर जमीन पर गिरा, पर वो बच गया। मैं अब जिंदा नहीं बचूंगी, लेकिन मुझे वचन दे कि तू मेरा बदला जरूर लेगा। भूखा शैतान बनकर सबको खा जाएगा। चुड़ैल का कहना खत्म होते ही कुएं के पत्थर हिलने लगे और बच्चे का रोना और भी बढ़ गया। कुएं के सारे पत्थर एक एक कर अंदर चुड़ैल पर गिरने लगे और देखते ही देखते पूरा कुआं पत्थरों से ढक गया। चुड़ैल के मरने के बाद वो बच्चा रोते रोते वहां से गायब हो गया और फिर कभी नहीं दिखा। उस गांव से बहुत दूर दूसरे गांव में एक व्यक्ति की मौत हो गई और लोग उसे जलाने के लिए ले जा रहे थे। सब विधियां पूरी हो चुकी थी और अब उसे अग्नि देने ही वाले थे। एक आदमी ने उसे अग्नि दी। आसपास बहुत से लोगों की रोने की आवाज आ रही थी। अचानक वो रोता हुआ बच्चा उड़ता हुआ आया और लाश के अंदर घुस गया। ये घटना इतनी तेज हुई कि किसी को कुछ समझ नहीं आया कि आखिर हुआ क्या। पर थोड़ी देर बाद सारी लकड़ियां जलने लगी, पर लाश पर कुछ असर नहीं हो रहा था। वहां के सारे लोग डरने लगे। सारी लकड़ियां जल जाने के बाद वो लाश अपने आप उठने लगी, पर उसके पैरों पर वो लगी हुई आग वैसी ही थी। लाश उठकर खड़ी हो गई और उसे देखकर वहां के सारे लोग डरकर भागने लगे। खाना चाहिए। उस मरे हुए आदमी में चुड़ैल के बच्चे ने प्रवेश कर लिया था और अब वो भूखा शैतान बनकर अपनी मां का बदला लेने आया था। उस शैतान ने जली हुई लकड़ियां खा ली और अब वो किसी इंसान को खाने के लिए भागने लगा। उसने एक आदमी को पकड़कर उठाया और अपने पैरों की आग से उसे जलाने लगा। उसका शरीर पूरी तरह से जल जाने के बाद शैतान उसे खा गया। शैतान गांव पर किसी मुसीबत की तरह टूट पड़ा और उसने किसी को नहीं छोड़ा। औरतें, बच्चे, बूढ़े, जवान सबको जलाकर खाने लगा। चारों तरफ गांव वालों की चीखें सुनाई देने लगी। कुछ देर बाद पूरा गांव शांत हो गया क्योंकि सबको इस शैतान ने खा लिया था, पर वो अब भी भूखा था। वो अपने आसपास देखने लगा, जोर से चिल्लाने लगा। उसकी भयानक आवाज सुनकर पेड़ के पीछे छिपा हुआ एक आदमी वहां से भागने लगा, पर तभी शैतान की नजर उस इंसान पर पड़ी। शैतान ने उस भागते हुए इंसान को देख लिया। वो इंसान और तेजी से भागने लगा, पर शैतान का मुकाबला नहीं कर पाया और वो पकड़ा गया। तुम इस गांव में अकेले ही बचे हो या और भी कोई है? मुझे कुछ नहीं पता, मुझे छोड़ दो। मेरी भूख अभी तक शांत नहीं हुई है, इसलिए मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। मुझे खाने के बाद तुम क्या खाओगे और किसे खाओगे? शैतान सोच में पड़ गया, पर अचानक उसे एक बात याद आई। तुम उसकी चिंता मत करो, मेरी भूख सिर्फ इंसानों की मोहताज नहीं, मैं जानवरों को भी खा सकता हूँ। तो जाओ, जानवरों को खाओ और मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ। वो इंसान जैसे ही उस शैतान के पैर पकड़ने के लिए नीचे झुका, पैरों की आग ने उसे जलाना शुरू कर दिया और थोड़ी ही देर में वो पूरी तरह से जल गया। मूर्ख इंसान, खुद ही मेरी आग से जल गया। शैतान उस इंसान को भी खा गया, पर उसकी भूख अभी तक शांत नहीं हुई थी।
और खाना चाहिए। इंसानों को खाने के बाद वो शैतान अब खेतों की तरफ बढ़ा। उसने सारे खेतों में आग लगा दी, जिसमें बहुत से पेड़ और जानवर भी जल गए। वो उन सबको खा गया, पर फिर भी उसकी भूख शांत नहीं हो रही थी। ऐसे करते करते वो शैतान सारा गांव खा गया। जमीन पूरी तरह से जल गई थी। इतने में एक गाड़ी आकर उस शैतान के सामने रुक गई। उसमें से एक लड़का उतरा और डर की निगाहों से उस शैतान को देखने लगा। ताऊ जी, ये आपको क्या हो गया है? मुझे तो आपके मरने की खबर दी गई थी, लेकिन आप तो। और खाना। शैतान की आवाज सुनकर लड़का बहुत डर गया और पीछे जाने लगा। आपकी आवाज तो ऐसी नहीं थी और आपके पैर जल रहे हैं। मेरे पास आओ। लड़का भागने लगा, पर उस शैतान ने उसे पकड़ लिया और आग से जलाने लगा। लड़के के चिल्लाने की आवाज दूर दूर तक गूंज रही थी। शैतान उसे खा गया। लड़के को खाने के बाद उसकी नजर उसकी गाड़ी पर पड़ी। उसने गाड़ी पर छलांग लगाई और गाड़ी को जलाने लगा। जैसे ही गाड़ी ने आग पकड़ी, थोड़ी देर में गाड़ी फट गई। गाड़ी के साथ साथ शैतान के शरीर के भी टुकड़े टुकड़े हो गए और वो बच्चा उस शरीर से बाहर आ गिरा। बच्चा भूख के मारे जोरों से रो रहा था और उसकी आवाज उस वीरान जगह पर गूंज रही थी। क्या आपको हमारे चैनल स्पूकी स्पूकी फ्राइडे के वीडियोस पसंद आते हैं? अगर हां, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको पता है, जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है उन्हें हमारे स्टोरीज सबसे पहले मिलते हैं।